प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है चतुर लोमड़ी। एक बार एक जंगल में काफी देर से भटक कर लोमड़ी बहुत देर से भूखी थी और उसे कोई शिकार भी नहीं मिल रहा था। अब काफी वक्त गुजर गया, तभी लोमड़ी की अचानक नजर एक मरे हुए हाथी पर पड़ी। अब लोमड़ी पहले तो उस मरे हुए हाथी को देखकर अचंभित हो गई। अरे, इतना बड़ा शिकार मिल गया, इसे तो मैं कई दिनों तक खाकर पेट भर लूंगी। आज तो मजा ही आ गया। पर ये क्या, वह लोमड़ी सोचने लगी कि मैं इस विशालकाय हाथी के मांस को कैसे फाड़ूंगी। इसका मांस तो बहुत ही सख्त होता है और मैं अपने दांतों से इसके मांस को नहीं काट पाऊंगी। अब इसके लिए मैं क्या करूं? अब मुझे भूख भी बहुत तेजी से लगी है। इसके लिए वह किसी का इंतजार करने लगी कि जिसके नुकीले दांत हों और इस हाथी के मांस को काट दे। अब वह बेचारी वहीं बैठ गई और इंतजार करने लगी ऐसे जानवर का जो इसके मांस को काट पाए। अब लोमड़ी ने देखा सामने से एक शेर आ रहा था। अब लोमड़ी तो पहले से ही बहुत चालाक है और पहुंच गई शेर के पास। नमस्कार शेर महाराज, कैसे हो आप? देखिए, मैंने आपके लिए एक विशालकाय मरे हुए हाथी का भोजन आपके लिए तैयार रखा है। आप आइए और इसे खा जाइए। अब शेर पहले तो गुस्से में आ गया और लोमड़ी से बोला, ए लोमड़ी, तुझे नहीं मालूम, हम शेर लोग मरे हुए शिकार नहीं करते, हम अपना मारा हुआ शिकार खाते हैं और आज के बाद यह न्योता मुझे कभी मत देना और मेरी तरफ से यह तुम ही रख लो। अब लोमड़ी तो बेचारी छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गई और बोली, ठीक है महाराज, मैंने तो बस आपके भोजन की तैयारी की थी, कोई बात नहीं, इसे मैं ही खा लूंगी। यह कहकर वापस उस हाथी के पास ही आ गई, क्योंकि उसे लगता था अगर मैं यहाँ से खिसक गई तो शायद कोई यह शिकार मेरे हाथ से छीन ना ले। और फिर दूसरे जानवर का इंतजार करने लगी जो इसके मांस को काट पाए। अब काफी देर बीत चुकी थी, तभी अचानक लोमड़ी ने देखा एक दूर से आता हुआ बाघ इस तरफ आ रहा है। अब लोमड़ी को लगा, अरे, बाघ के दांत तो बहुत अधिक नुकीले होते हैं, यह तो मरा हुआ शिकार जल्दी से लपकेगा और इसे फटाफट चट कर जाएगा। अगर इसने यह मरा हुआ हाथी देख लिया तो मुझे तो इसकी हड्डी भी नसीब नहीं होगी। मुझे कुछ करना चाहिए। अब वह बाघ उस हाथी तक पहुंचता, इससे पहले वह लोमड़ी उसके पास भागकर पहुंच गई। बोली, अरे रुको रुको महाराज, इस तरफ से मत निकलो। अब वह बाघ बोला, इस तरफ से? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? अरे नहीं महाराज, आगे एक हाथी मरा हुआ पड़ा है जिसे शेर ने मारा है और शेर उसे खाने से पहले स्नान करने गया है और उसने मुझे कहा है कि तुम इस हाथी की रखवाली करो। अगर इस पर किसी ने शिकार कर लिया तो मैं उसे मार कर खा जाऊंगा। और आपको तो मालूम ही है कि यह शेर बाघों से बहुत अधिक चिढ़ता है, क्योंकि पहले ही उसका एक शिकार एक बाघ उठाकर ले गया था और इस शेर ने उसको कुचल कुचल कर मार डाला। वह बाघ तो डर गया और लोमड़ी से बोला, देखो लोमड़ी, मैं इस तरफ से गुजरा हूँ, यह बात तुम शेर को मत बताना, तुम्हारी बहुत अधिक मेहरबानी होगी। मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। अब लोमड़ी तो इसी ताक में ही थी। लोमड़ी ने कहा, हाँ महाराज,
आप वापस हो लीजिए, मैं शेर से नहीं कहूँगी कि आप इस तरफ आए थे। अब बाघ तो पलटा और वापस की तरफ तेज दौड़ लगा ली। बाघ तो चला गया, लेकिन लोमड़ी बेचारी फिर वहीं की वहीं और बैठ गई किसी तीसरे जानवर के इंतजार में कि मुझे कोई इसे मांस को काट कर दे और मैं अपनी तेज भूख मिटा लूं। तभी लोमड़ी ने देखा कि एक तेंदुआ उसी और आ रहा था। लोमड़ी की तो बात बन गई। लोमड़ी बड़ी चालाकी से तेंदुए के पास गई और बोली, तेंदुए महाराज, कैसे हो आप? सब कुशल मंगल तो है? देखने में तो लगता है महाराज आपको बहुत जोरों से भूख लगी है और बहुत दिनों के भूखे भी लगते हो। तो तेंदुआ बोला, हाँ लोमड़ी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है और बहुत जोरों से भूख भी लगी है। ढूंढ रहा हूँ कोई शिकार मिल जाए तो उसे खा लूं। तो लोमड़ी बोली, महाराज एक काम करो, एक शेर ने एक विशालकाय हाथी का शिकार किया है और वह अभी नदी पर नहाने गया हुआ है, तो क्यों ना उसका मांस थोड़ा सा खा लो और भूख भी शांत हो जाएगी। तो तेंदुए ने कहा, नहीं नहीं, वह शेर का शिकार है, अगर उसे मैंने खा लिया तो शेर तो मुझे ही खा जाएगा, मुझे नहीं खाना उसका शिकार। कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं तो 3 दिन भूखा रह लूँगा, लेकिन शेर का मारा हुआ शिकार कभी नहीं खाऊंगा, पता चले अपनी जान से ही हाथ धो बैठूं। तो लोमड़ी तो चालाक बोली, नहीं महाराज, तुम चिंता मत करो, शेर तो अभी नहाने गया हुआ है, मैं बाहर बैठकर शेर को देखती हूँ, अगर शेर आ गया तो मैं तुम्हें आवाज़ लगा दूंगी और तुम भाग जाना और शेर को पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ आए थे। अब तेंदुए ने सोचा, लोमड़ी बात तो सही कर रही है, मेरी थोड़ी भूख भी शांत हो जाएगी और यह तो बता ही देगी कि शेर सामने से आ रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा हाथी का मांस मैं भी खा लूं। यह सोचकर तेंदुआ महाराज हाथी के शरीर की तरफ हो लिए और देखा जैसे ही वहाँ कोई नहीं है तो लोमड़ी को बोला, लोमड़ी तुम दूर से देखते रहना, अगर शेर आ जाए तो मुझे जल्दी से बता देना। लोमड़ी तो यही चाहती थी और दूर बैठकर शेर को देखने का नाटक करने लगी और बैठ गई, जी महाराज आप आराम से भोजन कीजिए, मैं शेर को देखती हूँ। अब ध्यान तो लोमड़ी का हाथी की तरफ ही था और देख रही थी तेंदुआ महाराज क्या कर रहे हैं। जब तेंदुए ने हाथी के मांस को चीड़-फाड़ कर डाला तो लोमड़ी चिल्लाई, अरे महाराज भागिए भागिए, शेर आ गया, जल्दी से यहाँ से दौड़ जाइए, शेर महाराज आ चुके हैं। अब तेंदुए ने तो जरा सी गर्दन घुमाकर भी नहीं देखा और तेज रफ्तार में भाग गया, कहीं ये शेर मुझे ही अपना शिकार ना बना ले। अब लोमड़ी तो इसी ताक में थी और फुर्र से भागी हाथी के पास और जैसे ही उसे खाने के लिए बैठी तभी एक लोमड़ी और आ गई और लोमड़ी को लगा, अरे यह लोमड़ी तो मेरे बराबर की है, इसे तो मैं झट से भगा दूंगी, और झपट्टा मारा उस लोमड़ी के मुंह पर और उसे दबोच दिया और लोमड़ी दूसरी डर के मारे वहां से भाग गई। और फिर लोमड़ी को लगा, अब तो मैं अपने शिकार को आराम से बैठकर खाऊंगी। और फिर वही हुआ, उस लोमड़ी ने कई दिनों तक उस हाथी के मांस को आराम से बैठकर खाया। देखा बच्चों, जब हम अपने से बलशाली के साथ अपना मुकाबला करते हैं तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस प्रकार इस चतुर लोमड़ी ने किया और चालाकी से उस हाथी को हथिया लिया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है
चतुर बकरी। गांव के नजदीक एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। अब गांव की सारी बकरियां उस घने जंगल में घास चरने जाया करती थी, लेकिन गांव वाले डरते थे कहीं यहाँ के जंगली जानवर उनकी बकरियों को खा ना जाएं। लेकिन फिर भी बकरियां घास चरते चरते जंगल की ओर चली जाती। अब इस बार भी ऐसा ही हुआ। सभी बकरियों का झुंड घास चरते चरते कब जंगल की ओर निकल गया उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। वह आगे की ओर बढ़ती गई, लेकिन जैसे ही शाम हुई वह बकरियां गांव की ओर सभी वापस होने लगी। अब जब सारा झुंड बकरियों का गांव की तरफ बढ़ा, उनमें से एक बकरी रास्ता भटक गई। अब वह जंगल की ओर ही चली गई और जंगल में जाते जाते तो वह अपने घर का और रास्ता भूल गई और अंधेरा होने लगा था। अब बकरी वापस जाने के लिए गांव की ओर ना जा पाई और वह जंगल की ओर ही मुड़ गई। नदी के किनारे चलते चलते उस बकरी ने एक गुफा देखी। अब उसे कहीं तो रात गुजारनी ही थी। बेचारी भोली सी बकरी उस गुफा की ओर चली गई और सोचने लगी कि शायद इस गुफा में छुपकर बैठ जाऊंगी तो कोई भी जंगली जानवर मुझे नहीं खा पाएगा और सुबह होते ही मैं गांव की ओर चली जाऊंगी। अब वह बकरी चुपचाप जाकर गुफा में बैठ गई। अब जंगल के सभी जंगली जानवर उस नदी में पानी पीने आया करते थे। अब शाम होते ही जैसे ही जंगल के जानवर उस नदी की तरफ आए तो उनमें से एक भेड़िया उस तरफ आया। अब भेड़िया पानी पीकर जैसे ही वापस जाने वाला था, उसने देखा, अरे इस गुफा में तो एक बकरी बैठी है। आज मुझे भोजन मिल गया। रात होने से पहले इस बकरी को खाकर सोऊंगा। अब वह पानी पीकर उस बकरी की ओर गुफा की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बकरी के पास आया और बकरी को डराने के लिए तेज तेज आवाज करने लगा, उसे लगा यह बकरी दुबक जाएगी और मैं इसे पकड़कर ले जाऊंगा। जैसे ही बकरी ने भेड़िए को देखा, बकरी डरी नहीं और भेड़िए से बोली, अरे भेड़िए, तू मुझे डरा रहा है? तुझे नहीं मालूम यह गुफा किसकी है? भेड़िया एकदम चुप कर गया। बकरी फिर बोली, यह गुफा एक शेर की है और मैं उसका शिकार हूँ और वह शेर नहाने के लिए गया है। जब वह वापस आएगा और मुझे यहाँ नहीं पाएगा तो वह तुझे खा जाएगा। अब भेड़िया डर गया जब उसे यह मालूम पड़ा कि बकरी तो शेर का शिकार है। अब इसका शिकार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। भेड़िया उस बकरी को वहीं छोड़कर आगे चला गया। अब वैसे ही नदी में पानी पीने के लिए और भी जंगली जानवर आ रहे थे। उनमें से एक बाघ बकरी की तरफ आया और जब बाघ ने उस बकरी को वहां पर गुफा में बैठे हुए देखा, उस बाघ के मुंह में पानी आ गया। उसे लगा, वाह, आज तो अपने आप शिकार खुद चलकर आ गया। वह बकरी की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही वह बाघ बकरी की तरफ आया तो बकरी डर गई, लेकिन थोड़ा सा ना डरते हुए बकरी बाघ से बोली, ए बाघ, तुम मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं शेर का शिकार हूँ और शेर नदी की तरफ गया है और जैसे ही वापस आएगा मुझे यहाँ ना पाकर वह तुझे खा जाएगा। अब बाघ भी शेर के नाम से डर गया और वहां से दुबक कर भाग गया। अब बकरी ने भेड़िए और बाघ को तो उल्लू बना लिया, लेकिन जिसकी यह गुफा थी उसे बकरी कैसे उल्लू बना सकती थी। अब जैसे जैसे रात हुई तो वह शेर अपनी गुफा में वापस आया। अब जब बकरी ने दूर से शेर को आते हुए देखा, बकरी बहुत अधिक डर गई और उसे मालूम था कि मैंने भेड़िए और बाघ को तो वापस भेज दिया, लेकिन इस शेर को मैं उल्लू नहीं बना पाऊंगी। आज मेरी मौत निश्चित है। वह बकरी सहम गई और दुबक गई और जैसे ही शेर उसके करीब आया, शेर ने तेज दहाड़ लगाई। बकरी सहम कर बोली, महाराज,
मैं आपकी शरण में आई हूँ। इन सभी जंगली जानवरों से बचकर मैं आपकी गुफा में आई हूँ। मुझे मालूम है कि आप मेरी सुरक्षा कर सकते हैं और शरण में आए हुए जानवर को आप नहीं मार सकते। वह बकरी शेर के आगे गुहार करने लगी, मुझे मत खाओ महाराज, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब जब शेर ने बकरी की यह गुहार सुनी, शेर को बकरी पर तरस आ गया। उसने बकरी से कहा, तुम निर्भीक होकर मेरी गुफा में बैठ सकती हो, तुम्हें कोई भी जंगली जानवर नहीं खाएगा। तुम यहाँ पर आराम करो और सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना। बकरी ने कहा, धन्यवाद महाराज, आज आपने मेरी रक्षा की। और शेर ने दूर से आते हुए एक हाथी को देखा तो शेर ने कहा, हाथी, तुम इस बकरी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराओ। ये हमारी शरणागत है, आज हम इसे नहीं खाएंगे और कोई भी जंगली जानवर इसको हाथ नहीं लगाएगा। अब हाथी ने भी शेर की बात मान ली और बकरी को अपनी पीठ पर बिठा लिया। बकरी तो राजा महाराजा की तरह हाथी की पीठ पर बैठ गई और पूरे जंगल की सैर करने लगी। और सभी जंगल के जानवर पक्षी उस बकरी को देख रहे थे, क्योंकि वह जंगल खतरनाक जानवरों से और पक्षियों से भरा हुआ था। अब किसकी हिम्मत थी उस बकरी को हाथ लगाने की, क्योंकि वह तो शेर की मेहमान थी। देखा बच्चों, कभी कभी हमारी छोटी सी चतुरता भी हमारी किस्मत बदल देती है, जिस प्रकार इस बकरी ने किया। और उसने अपनी चतुरता से उस शेर का मन जीत लिया और आज वह महारानी की तरह हाथी की पीठ पर बैठकर पूरे जंगल की सैर करने लगी और सभी जंगली जानवर उसको देख रहे थे और उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चतुर सांप। एक जंगल में ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं। उस पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था। अब वह बेचारा बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसे मालूम था कि कोई भी शिकार अब मैं नहीं कर पाता। अब तो उसे जंगल के छोटे छोटे जानवर भी चिढ़ा चिढ़ा कर जाने लगे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह सांप हमारे पीछे नहीं भाग पाएगा और ना ही हमें पकड़ पाएगा। अब वे छोटे छोटे चूहे तक भी उसे चिढ़ा चिढ़ा कर जाने लगे। अब तो सांप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होने लगा था। उसे लगा था कि मैं तो अपने बिल में पड़े पड़े मर ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अब कोई शिकार नसीब ही नहीं होगा। लेकिन एक दिन उस सांप ने बैठे बैठे एक योजना बनाई। उसे लगा कुछ तो चालाकी खेलनी पड़ेगी, वरना मैं तो इस जंगल में भूखा ही मर जाऊंगा। और वह अपने बिल से निकला और जाकर नदी के किनारे एक पत्थर पर मुंह रखकर आराम से उदास होकर लेट गया। अब एक दिन, 2 दिन बीत गए। वह सांप उसी तरह उदास पड़ा रहा। उस नदी में काफी सारे मेंढक रहा करते थे। वह नदी बहुत प्रसिद्ध थी मेंढकों के लिए। सभी कहते थे कि इस नदी में सारे जंगल से ज्यादा मेंढक पाए जाते हैं, और यह बात सांप को मालूम थी। और सांप ने चालाकी खेली और उसी नदी के पास उदास होकर बैठ गया। अब जब 1 दिन 2 दिन बीत गए तो उस नदी के मेंढक उसे रोज देख रहे थे। फिर 2 दिन बाद उस नदी का एक मेंढक उस सांप के पास आया और बोला, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? आप अब कोई शिकार नहीं करते? हम तो आपके पास से भी गुजर जाते हैं, लेकिन आप तो हमें खाते ही नहीं। अब वह सांप तो एक चालाकी खेल रहा था। उसे लगता था शायद कोई मेरे जाल में फंस जाए। फिर सांप ने छोटा सा मुंह बनाकर बोला, हाँ, मैं बहुत उदास हूँ। तो मेंढक ने फिर पूछा कि क्या वजह है आपके उदासी की? तो सांप ने कहा,
मुझे रात सपने में एक देवता आए थे। उन्होंने मुझे कहा, अब तुम शिकार करना बंद कर दो और सबकी सेवा करो, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अब यह बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी सेवा करूं और मुझसे सेवा कौन करवाएगा। सभी तो मुझसे डरते हैं और मैंने इसी कारण शिकार करना बंद कर दिया है। और उन्होंने यह भी कहा, तुम जिसकी सेवा करोगे और वह तुम्हें जो भी खाने को देगा तुम्हें वही खाना पड़ेगा। फिर सांप बोला, अब मैं यह सोच सोच कर परेशान हूँ कि मैं किसकी सेवा करूँगा और मुझे कब खाने को मिलेगा, नहीं तो मैं तो भूख से मारा जाऊँगा। अब यह बात मेंढक ने सुनी और वह फिर से नदी में वापस आ गया और अपने मेंढक राजा के पास गया और उन्हें सांप की सारी बात बताई। मेंढक राजा ने कहा, अच्छा, इस सांप के सपने में देवता आए थे और उन्हें ऐसा कहा। ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ। अब मेंढक महाराज उसके पास आए और उससे पूछने लगे, क्या तुम हमारी सेवा करोगे? हम तुम्हें खाने को देंगे। अब सांप तो इसी चालाकी में था कि शायद कोई मेरे जाल में फंस जाए, और यही हुआ। तो सांप ने तुरंत कहा, हाँ मेंढक महाराज, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। आप जो भी सेवा बोलेंगे मैं वही करूँगा। बस मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा, मैं आपके पास यूं ही पड़ा रहूँगा। अब मेंढक भी उसकी इन चालाकी भरी बातों में आ गया। फिर मेंढक ने कहा, ठीक है, मैं मेंढक का सरताज हूँ और मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ। तुम मुझे सारे जंगल की सैर कराओ, क्योंकि हमने तो यह जंगल पूरा देखा ही नहीं है। तो सांप तो फट से तैयार हो गया और बोला, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और मैं आपको जंगल की सैर कराऊंगा। चलिए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। अब मेंढकों का राजा उस सांप की पीठ पर बैठ गया और फिर सांप उसे पूरे जंगल में घुमाने लगा। अब जब नदी के और मेंढकों ने देखा कि वाह, हमारा महाराज उसकी पीठ पर बैठा हुआ है, तो एक एक करके सभी उसकी पीठ पर चढ़ गए। अब बेचारा सांप फिर से एक चालाकी खेलने लगा और उनसे बोला कि मुझसे अब चला नहीं जा रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। मैं भूख से मर रहा हूँ और ना ही आगे की यात्रा कर पा रहा हूँ। अब मेंढक के सरताज बोले, कोई बात नहीं, हम तुम्हें भोजन देंगे। तुम ऐसा करो, तुम्हारी पीठ पर जो सबसे पीछे पूंछ पर बैठा है, उस मेंढक को तुम खा सकते हो। अब सांप तो खुश हो गया और झपट्टा मार के उस मेंढक को खा गया। अब रोजाना ऐसा ही होने लगा। वे सभी मेंढक उसकी पीठ पर चढ़ जाते और सबसे आगे उनका सरताज बैठा होता था और सांप उन्हें जंगल की सैर कराने लगा और उसके बदले में उसे एक मेंढक खाने को मिल जाता था। अब ऐसे करके सारी नदी के मेंढक खत्म होने लगे, लेकिन उन्हें यह बात समझ में ही नहीं आई कि यह सांप तो हमें खत्म कर रहा है, हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। यह बात मेंढकों की समझ में नहीं आई और उसकी चालाकी भरी बातों में आ गए। अब जब एक एक करके सारे नदी के मेंढक खत्म हो गए, तो एक दिन अंत में मेंढकों का राजा ही बचा और वह उसकी पीठ पर चढ़कर सारे जंगल की सैर कर रहा था। उसे यह मालूम ही नहीं था, अब तो मेरे पीछे कोई भी मेंढक नहीं है और बस मैं नदी में अकेला ही बचा हूँ। और जब सारे जंगल की सैर कराने के बाद सांप ने कहा, महाराज, मुझे भोजन चाहिए, मैं थक चुका हूँ। तो रोजाना की तरह मेंढक ने यही कहा, ठीक है, तुम अपनी पीठ पर बैठे हुए अंतिम मेंढक को खा सकते हो। अब अंतिम मेंढक तो उनका सरताज था और सांप ने भी गर्दन पीछे घुमाई और राजा को चट कर गया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आज इन मेंढकों का हाल हुआ, और उनका तो पूरा वंश ही खत्म हो गया और सांप ने उनके साथ विश्वासघात किया।
प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है नीला सियार। एक बहुत पुराने समय की बात है। चंदन वन में बहुत तेज हवा चल रही थी और उस जंगल में हवा से बचने के लिए एक सियार पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। और तभी अचानक तेज आंधी तूफान से एक पेड़ की टहनी टूटकर उस सियार के ऊपर गिर गई। अब सियार के सिर पर बहुत गहरी चोट आ गई। अब उस चोट की वजह से एक तो सियार डर गया और सिर पे चोट का असर भी उसके काफी दिनों तक चला। अब इसकी वजह से वह अपनी गुफा में ही रहता था और बाहर शिकार करने नहीं जा सकता था। लेकिन ये क्या, शिकार ना करने की वजह से तो सियार बहुत कमजोर हो गया था। दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था और उसे तेज भूख भी लग रही थी। उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया। सियार उस शिकार का पीछा करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे निकल गया। लेकिन भागते भागते वह बहुत जल्दी थक गया, क्योंकि काफी समय से उसने कोई शिकार नहीं किया था और वह बहुत कमजोर भी पड़ गया था और बेचारा हिरन को मार भी नहीं पाया। अब सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी मरा हुआ जानवर तक भी नसीब नहीं हुआ, जिससे वह अपना पेट भर ना सका और जंगल में निराश होकर इधर उधर भटकने लगा। अब सियार ने गांव की तरफ जाने का सोचा। उसे लगा यहाँ कहीं बकरी या मुर्गी या कोई मरा हुआ जानवर ही उसे मिल जाएगा तो उसे खाकर वह अपनी भूख मिटा लेगा। तब सियार गांव की तरफ हो लिया और शिकार को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी और वह उसकी तरफ बहुत तेजी से भागते हुए आ रहे थे। सियार को तो कुछ समय समझ में ही नहीं आया कि वो भागकर जाए तो जाए कहाँ। अब वह एक धोबियों की बस्ती में घुस गया। जब वह धोबियों के बस्ती में घुसा तो वहाँ कुछ रंगकार कपड़े रंग रहे थे और उनके बर्तनों में कई तरह के रंग करने वाला रंग पड़ा हुआ था। अब सियार भागते भागते उनके बर्तन में घुस गया, जिस बर्तन में नीले रंग का रंग घुला पड़ा था। अब सियार को ढूंढते ढूंढते कुत्ते भी वहां आ गए, लेकिन जब उन्होंने सियार को वहां ढूंढा तो सियार उन्हें नहीं मिला, क्योंकि सियार तो उस नीले रंग के टब में घुस गया था। और फिर वहां से वह कुत्ते चले गए। जब वह सभी कुत्ते वहां से निकल गए तो सियार छुपते छुपाते ड्रम में से बाहर निकला। जब वह बाहर निकला तो पूरी तरह से नीले रंग से रंग चुका था और उसने अपने आप को देखा तो वह पूरा नीला पड़ गया था। अब सियार तो बहुत चालाक था। उसने जब अपने रंग को नीला रंग देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह उस तरकीब के साथ जंगल में वापस आ गया। अब जंगल में पहुंचकर उसने यह ऐलान किया कि मैं भगवान का संदेश लेकर आया हूँ और मैं तुम सबको यह संदेश सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अब सारे जानवर जब सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए तो उन्होंने सियार की बात को सुना और सियार ने सभी जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे यह अनोखा रंग भगवान ने दिया है और यह कहकर भेजा है कि तुम जंगल में जाओ और राज करो। भगवान ने मुझे यह भी कहा
कि जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शन करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सभी जानवर उस नीले सियार की बात को मान गए। अब सभी एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, आपका क्या आदेश है? हम सभी जानवर आपकी बात को मानेंगे। आज से आप हमारे राजा हुए। सियार ने कहा, तुम सभी इस जंगल से सारे सियारों को बाहर कर दो। मेरा सबसे पहला आदेश यही है। अब सभी जानवरों ने मिलकर सारे सियार को जंगल से खदेड़ दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था। क्योंकि उस नीले रंग के सियार को यह लगता था कि इन सियारों की वजह से इस जंगल में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है और उस सियार का भेद खुल सकता है। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झेलते, बंदर उसके पैर दबाते। अब सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह एक आदेश देता और उसके सामने वह जानवर पेश किया जाता और सभी जानवर उस नीले सियार की सेवा में लग गए। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वह धीरे से बाहर आया और उसे बाकी सभी सियारों की आवाज सुनाई दी। जब उसे दूर से कहीं सियार बोलते हुए सुनाई दिए तो सियार की हू हू सुनाई देते ही वह नीले रंग का सियार भी उनकी आवाज में आवाज देकर बोलने लगा और वह अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि सियारों की आदत होती है कि वे एक साथ हू हू करके चिल्लाते हैं। और वह नीला सियार भी अपने आप को रोक ही नहीं पाया और उन सियारों के साथ आवाज से आवाज मिलाकर हू हू करने लगा। अब जैसे ही ये शोरगुल सभी जानवरों ने सुना तो उन्हें तो मालूम पड़ गया कि अरे, यह तो हमें बेवकूफ बना रहा था, यह भी तो एक सियार ही है। अब उन सभी जानवरों ने मिलकर उस सियार की इतनी धुनाई की कि उसे बेचारे को जंगल से मार मार के निकाल दिया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारी पोल जरूर खुल जाती है। क्योंकि हम कभी भी किसी को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते, जैसा कि इस सियार के साथ हुआ, क्योंकि वह सभी जानवरों को बेवकूफ बनाकर राजा बन बैठा था और उसकी चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चालाक गधा। गांव के नजदीक एक घना जंगल था। उस घने जंगल में काफी चंदन की लकड़ियां मिला करती थी। बहुत ही घना जंगल था वह। उस चंदन की लकड़ी मिलने के कारण सभी लोगों ने उस जंगल का नाम चंदन जंगल रखा था। सभी उसे चंदन का जंगल कहकर पुकारा करते थे और उसी जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी चंदन जंगल में एक शेर भी रहता था। वह शेर रोज किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता था। सभी जानवर उससे डरते भी थे। एक बार जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा रखी और यह तय किया गया कि एक जानवर रोज खुद ही शेर के पास जाएगा और उसका खाना बनेगा, ताकि शेर उसे खाकर अपना पेट भर सके और फिर अन्य सभी जानवर बिना डरे जंगल में घूम पाए। क्योंकि बच्चों, सभी जानवर उस शेर से बहुत डरते थे। वह जंगल में खुला घूमता था और कभी न कभी किसी भी जानवर को पकड़ लेता था। इसीलिए सभी जानवरों ने यह तय किया कि एक एक करके रोज कोई न कोई जानवर उसके पास जाएगा और उसका भोजन बनेगा, ताकि हम सभी निडर होकर इस जंगल में घूम पाएं। जंगल के सभी जानवरों ने जब यह योजना शेर को बताई तो शेर ने सोचा, यह जानवर तो खुद ही मेरे पास रोज आ जाएंगे, तो मैं क्यों ना आराम से बैठकर पेट भरता रहूंगा और मैं चैन की नींद भी सो पाऊंगा और मुझे शिकार के लिए भी नहीं निकलना पड़ेगा।
यह योजना शेर को बहुत पसंद आई और उसने सभी जानवरों को कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है तुम करो, मुझे तो अपना भोजन चाहिए बस। जंगल में ईमानदारी से एक एक जानवर रोज बारी बारी के अनुसार शेर के पास जाते रहे और शेर उन्हें खाकर अपना पेट भरता रहा। एक बार शेर के पास जाने की बारी एक गधे की आई। अब गधा पहले तो डर गया कि आज शेर मेरा शिकार करेगा, लेकिन थोड़ा सा निर्भीक होकर गधे ने एक योजना बनाई और गधा शेर के पास चुपचाप चला गया। और उसे जैसे ही शेर खाने वाला था, गधे ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपको आपके काम की बहुत अच्छी तरकीब बताऊंगा। शेर बहुत जोर से हंसा और बोला, एक मूर्ख गधा, भला मेरे क्या काम आएगा। गधे ने कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं, दूर दूर के जंगलों में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, फिर भी आप पैदल चलते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको अपनी सवारी बनानी चाहिए और आपके लिए एक सवारी होनी भी चाहिए। आप ऐसा क्यों ना करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छा मुकुट तैयार करता हूँ और फिर आप ऐसा करें, वह मुकुट पहनकर मेरी पीठ पर बैठ जाएं और मैं आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको लेकर चलूँगा। इससे आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी और आसपास के जंगलों के जानवर भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। शेर ने सोचा, गधा बात तो सही कह रहा है, मैं इतना बड़ा राजा हूँ और पैदल चलता हूँ, क्यों ना गधे की बात को मान लूं। अब गधा उसके लिए एक लताओं और पत्तों का एक मुकुट तैयार करके लाया और वह शेर को पहना दिया। अब शेर को जहाँ भी जाना होता वह मुकुट पहनकर राजाओं की तरह गधे पर बैठ जाता और उसकी पीठ पर अकड़कर बैठकर गधे की सवारी करता। शेर को खाने की कोई चिंता नहीं थी। रोज एक जानवर खुद ही उसका भोजन बनने के लिए चला आता था। कई महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जंगल के बीचों बीच, जहाँ अनेक जानवर इकट्ठे थे, गधे ने शेर को अपनी पीठ से गिरा दिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने क्रोधित होकर कहा, अरे गधे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुमने मुझे अपनी पीठ से गिरा दिया, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। लेकिन यह क्या? इस पर गधे ने शेर को एक दुलत्ती मारी और कहा, मुझे मारकर तो तब खाओगे मूर्ख शेर, जब तुम मुझे पकड़ पाओगे। मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। यह कहकर गधा वहां से भाग खड़ा हुआ। और ये क्या? शेर गधे के पीछे भाग ही नहीं पाया। उसे अपने पैरों में शक्ति ही महसूस नहीं हो पा रही थी। उसके पैर अत्यंत कमजोर हो चुके थे। गधा उससे कुछ दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। अन्य जानवर शेर की हालत देखकर हंस रहे थे। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों को यह खबर हो गई कि शेर के पैर कमजोर हो चुके हैं और अब वह किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर पाएगा। अब जंगल के जानवरों ने शेर के पास जाना छोड़ दिया। इसी तरह शेर भूख से तड़प तड़प कर मर गया। जंगल में हर तरफ खुशी का माहौल था और सारी तरफ खुशी का वातावरण छा गया। देखा बच्चों, शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और उसी घमंड ने उसको कमजोर बना दिया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चालाक बंदर और मगरमच्छ। गांव के नजदीक एक नदी थी, बहुत ही गहरी नदी। उसमें एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और उसी नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ भी था।
उस पेड़ पर मीकू नाम का बंदर रहा करता था। बहुत ही चालाक, रोज मीठे मीठे फल खाता था जामुन के पेड़ के, और अपना जीवन बहुत हंसी खुशी व्यतीत कर रहा था। और वह मगरमच्छ अपनी पत्नी जया के साथ रहा करता था। रोज अपनी पत्नी को मछलियां लाकर खिलाता और बहुत खुश होती। लगता है मगरमच्छ को आज तो बहुत अच्छी अच्छी मछलियां मिली है, यह कहकर वह जया रोज उससे अच्छी अच्छी ताजी ताजी मछलियां लिया करती थी। और वह मगरमच्छ भी रोज नदी की गहराई में उतरता और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ के लाता। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे सुस्ता रहा था, लेटा हुआ था। अचानक उसकी निगाह उस मीकू नाम के बंदर पर पड़ी। वह बड़े हैरान होकर उस बंदर को देख रहा था कि ये बंदर जामुन खा रहा है। तभी वह मगरमच्छ उस बंदर के पास गया और बोला, अरे ओ बंदर, क्या खा रहे हो ऊपर बैठकर? वो बंदर बोला, मगरमच्छ भैया, मीठे मीठे जामुन खा रहा हूँ। तो मगरमच्छ ने नीचे से बोला, कुछ खिलाओ तो सही, जरा हम भी तो स्वाद चखें इसका, कैसे जामुन है। और फिर क्या था, उस बंदर ने कुछ मीठे मीठे जामुन फेंकने शुरू किए और वह मगरमच्छ बहुत स्वाद लेके खाने लगा। अरे वाह, बड़े मीठे जामुन है ये तो, कुछ और दे दो। फिर क्या था, बंदर ऊपर से फेंकता चला गया और वह मगरमच्छ खूब सारे जामुन खा गया। और फिर शाम को जाते समय बोला, अच्छा बंदर भैया, कल मिलेंगे। मीकू बंदर भी बोला, ठीक है मगरमच्छ भैया, मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ, आप चाहे रोज आ जाना, हम रोज मिलेंगे। यह कह के मगरमच्छ भी उसको अलविदा कहकर घर निकल गया। अब मगरमच्छ रोज उस मीकू से मिलने आया करता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और फिर वो बंदर भी क्या करता, जब नदी में घूमने का मन होता तो बैठ जाता मगरमच्छ भैया की पीठ पर और बोलता, मगरमच्छ भैया, आज नदी की सैर करा दो ना। तो बस फिर क्या था, दोनों दोस्त मिलकर नदी की सैर करते। दोनों में अच्छी दोस्ती चल रही थी। बस ऐसे ही बीत रहे थे उनके अच्छे दिन। और फिर एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ ने बोला, अरे मीकू, कुछ जामुन मुझे और भी दे दो, घर में ले जाऊंगा, अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, वो भी तो देखे कैसे स्वाद आता है जामुन का। फिर क्या था, मीकू बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लो, खूब सारे जामुन फेंकता हूँ ऊपर से। फिर बंदर ने खूब सारे जामुन ऊपर से फेंकने शुरू किए और मगरमच्छ ने भी खूब सारे मुंह में दबोच लिए और ले चला घर की ओर। घर जाकर उसने जया को खूब सारे जामुन खिलाए। जया भी बहुत खुश हुई, वाह क्या मीठे जामुन हैं, इनका तो बहुत अच्छा स्वाद है। फिर क्या था, रोज मगरमच्छ जया के लिए मीठे मीठे जामुन लाता और जया भी खुश होकर वह जामुन खाया करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वह मगरमच्छ जया के लिए कुछ जामुन लेके आया तो जया बोली, ये क्या, रोज जामुन उठा लाते हो, मन भर गया है मेरा इनसे, अब कुछ अलग सा खाने को मन हो रहा है मेरा, मुझसे नहीं खाए जाते ये जामुन अब। एक बात सुनो, जो बंदर रोज यह जामुन खाता है इतने मीठे, उसका दिल कितना मीठा होगा। दिल मीठा? मगरमच्छ समझ नहीं पाया अपनी पत्नी जया की ये बातें। फिर से बोला, क्या बोल रही हो जया, समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर जया बोली, अरे ध्यान से सुनो, जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। यह जामुन खाकर अब मन भर गया है मेरा, उस बंदर को ले आओ, उसका मीठा मीठा दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ हैरान होकर जया को देखने लगा, तू पागल हो गई है क्या, मैं अपने दोस्त को तेरे लिए, कैसी बातें करती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं। लेकिन जया क्या थी, जिद पर अड़ गई, नहीं आज तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। बस अब या तो मुझे बंदर का दिल ला के दो, नहीं तो मैं चली अब। मगरमच्छ अब क्या ना करता, बस निकल पड़ा छोटा सा मुंह लेकर उस बंदर की ओर। मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे, मैं अपने दोस्त को क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा। जैसे ही वह मगरमच्छ उस पेड़ के नजदीक आया
तो बंदर देख के खुश हो गया। मीकू बोला, आ गए दोस्त, चलो आज तुम्हें फिर से जामुन खिलाता हूँ। आज तो बहुत मीठे मीठे जामुन हैं, चलो आ जाओ नजदीक, लो पकड़ो पकड़ो जामुन। लेकिन मगरमच्छ थोड़ा मायूस था, कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन फिर कुछ अपने आप को बदलते हुए बोला, हाँ हाँ मीकू, दो मुझे जामुन, मैं भी खाऊंगा। फिर अचानक बात को बदलते हुए बोला, सुनो मीकू, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पे बुलाया है। वह कह रही थी मीकू हमें रोज जामुन खिलाता है, तो क्यों ना आज हम उसे दावत दें। तो चलो मेरे घर, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं उसने, चलोगे ना मीकू? मीकू खुश हो गया। अच्छा मगरमच्छ भैया, वाह, मैं जरूर चलूंगा। क्या क्या बनाया है भाभी ने? आलू पूड़ी, खीर और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए। चलो मैं तुम्हें घर ले जाकर खिलाऊंगा। चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर क्या था, मीकू ने छलांग लगाई और छप से बैठ गया उसकी पीठ पर और दोनों चल पड़े घर की ओर। रास्ते में खूब सारी बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक मीकू ने मगरमच्छ से पूछा, दोस्त, कैसी दावत रखी है भाभी ने, क्या क्या बनाया है? तभी मगरमच्छ मासूमियत से बोला, नहीं मीकू, कोई दावत नहीं है। वो बस आज क्या हुआ, तुम्हारी भाभी किसी बात पर अड़ गई और मुझे बोली कि बस आज मुझे उस बंदर का मीठा मीठा दिल चाहिए। मीठा मीठा क्या चाहिए? मैं समझ नहीं पाया। दोस्त, क्या बोल रहे हो तुम? मीकू, तुम्हारी भाभी को तुम्हारा दिल खाना है। वह आज जिद कर बैठी है कि मुझे उस बंदर का दिल ही खाऊंगी, बस, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मीकू बड़ी चालाकी से सोचने लगा, अरे मैं तो इसे दोस्त समझा था, इसने तो मुझसे चालाकी कर ली। फिर क्या था, मीकू ने अचानक बात को बदलते हुए बोला, अरे दोस्त, बस इतनी सी बात, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हें मालूम नहीं है, सभी बंदर अपना दिल पेड़ पर रखते हैं, कहीं खो ना जाए, इसीलिए मैंने भी उसे पेड़ पर रख दिया था। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं उसे अपने साथ ले लेता। कर दी ना गलती, अब भाभी को क्या देंगे हम। चलो पहले वापस चलो और अपना दिल ले ले, फिर हम घर चलते हैं, भाभी खुश हो जाएगी। मगरमच्छ को भी लगा कि शायद मीकू इसके लिए तैयार हो गया है। वह बोला, ठीक है मीकू, चलते हैं हम पेड़ के पास। मगरमच्छ वापस हो लिया। मीकू भी खुश हो गया कि अब मैं अपने पेड़ पर शुक्र है वापस जाऊंगा। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के नजदीक आया, मीकू ने एक छलांग लगाई और चढ़ गया तपाक से अपने पेड़ पर। मगरमच्छ बोला, चलो मीकू, चलो दोस्त, चलें घर। मीकू बोला, कौन दोस्त? मैंने तुम्हें दोस्त समझा था और तुमने मुझसे चालाकी की, इसे कहते हैं दोस्ती। गलत काम किया तुमने, तुम मुझे मारना चाहते थे। जाओ जाओ, अपने घर जाओ, अब ना मिलने वाला कोई दोस्त और ना ही जामुन। कौन रखता है पेड़ पर दिल अपना? सोचो, दिल को पेड़ पर रख के कोई जिंदा रह सकता है? अगर मैं तुम्हें ये बात ना बोलता तो शायद तुम वापस भी ना आते और बेकार में मैं मारा जाता। दोस्त, जाओ अपने घर, जाओ अपने घर। और फिर मगरमच्छ उदास होकर अपने घर वापस आ गया। देखा बच्चों, इसे कहते हैं समझदारी। बंदर ने बहुत समझदारी से काम लिया और उस मगरमच्छ को अच्छा जवाब दिया। इसीलिए बच्चों, दोस्ती में कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ना तो हमें दोस्त मिलेगा और ना ही कोई लाभ होगा।